लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 400 पार का नारा गढ़ा था। इस नारे के सहारे बीजेपी ने केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने की हुंकार भी भरी, लेकिन चुनाव आते आते विपक्ष ने इस नारे को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन ने आरोप लगाया कि 400 सीट इसलिए बीजेपी मांग रही ताकि मोदी सरकार संविधान बदल सके। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी 400 प्लस सीट क्यों चाहती है? अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल जाती है तो क्या वो सच में संविधान में बदलाव करेगी? राहुल गांधी तो हर रैली में संविधान को बदलने का जिक्र करके जनता को बीजेपी का डर दिखाते हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि वो देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए 400 सीटें मांग रही। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा को 400 सीटें बाबा साहब के संविधान को बदल देने के लिए चाहिए थी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त कर देने के लिए चाहिए। इसलिए देश की जनता ने यह फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बदल देना है। एक सक्षम, समर्थ, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत जो दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, उसके लिए इस देश के जन जन को जोड़ने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार करने की बात कर रही है। 400 पार का पारा आज भारतीय जनता पार्टी का लुढ़क चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किसी तरह से कुछ भी निकलकर जनता के लिए सामने नहीं आ रहा। आज जनता वोट देने जा रही है 10 किलो राशन पर। उस 10 किलो राशन में तेल भी है और उस 10 किलो राशन में दाल भी है। आज जो गरीब की थाली है उसमें पौष्टिक आहार भी पहुंचने जा रहा है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, 400 पार वाली सरकार जनता देगी अब की बार, 2/3 बहुमत आएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, वोट की लड़ाई, संविधान की दुहाई, 370 हटाया, 3 तलाक लाए, 400 पार पर विपक्ष भटकाए, मोदी योगी की देशभक्ति, 400 पार से और शक्ति। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रतिभा सिंह जी, हर रैली में राहुल गांधी संविधान की एक किताब दिखाते हैं, कहते हैं कि इसे खत्म करने की कोशिश होगी अगर 400 प्लस सीटें बीजेपी के पास आती यानी एनडीए के पास आती है। आखिर ये डर का है? मतलब संविधान वाकई अगर बदलना होता तो 10 सालों में बदल दिया जाता। हाँ, अमेंडमेंट होते रहे, वो किसी की भी सरकार रही। देखिए, बिल्कुल। और राहुल गांधी जी ने जब भी कोई बात कही है, आपने हमेशा ये देखा है कि वो बात सच साबित हुई है। चाहे वो कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी को चेताने की बात हो, सरकार को चेताया था उन्होंने, फरवरी की बात है, लेकिन सरकार नहीं चेती। अब वही इस बार भी हो रहा है। और आपने सही कहा कि 10 सालों में क्यों नहीं बदला। देखिए, अभी नहीं, 10 सालों में नहीं बदला तो फिर अब डर क्यों? मेरा ये कहने का मतलब था, आप मेरे सवाल से मेरा मतलब ना निकालिए। नहीं, बिल्कुल, आपने पूरी बात नहीं होने दी, नहीं तो आपको पता चलता। मैं आपके सवाल से मतलब नहीं निकाल रही हूँ। देखिए, यहाँ बात अभी मैं किसी को सुन रही थी, उन्होंने कहा स्थिरता के लिए है। देखिए, कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। आप स्थिरता की बात कर रहे हैं। 273 सीटें चाहिए सरकार के लिए, आप स्थिरता की बात कर रहे हैं। 300 सीटें चाहिए, आप स्थिर सरकार बना सकते हैं। ये 400 पार का नारा, देखिए, ये हमारा कोई डर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना डर है इस बार, क्योंकि 10 सालों में कोई अपने वादे तो पूरे किए नहीं आपने।
अगर वादे पूरे किए होते तो हर मंचों पे जा करके आप जो है राम जी का नाम ना लेते, हर मंचों पे जाके आप हिंदू मुसलमान ना करते, हर मंच पे जाके आप अपना रिपोर्ट कार्ड देते। तो ये हाइप क्रिएट करने की भाजपा की जो मुझे लगता है ये एक चाल है, और ये चाल देखिए कई बार भाजपा के नेता कह चुके हैं। आपने अभी कुछ टाइम पहले टीवी पे देखा कि किस तरीके से भाजपा की एक नेत्री कह रही थी कि हमें 400 इसलिए चाहिए, आपको समझना होगा क्योंकि हमें संविधान बदलना है। भाई ऐसा देश के संविधान से आपको क्या दिक्कत हो गई कि आप संविधान बदलना चाहते हो, और आपको पता है संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट जो है, स्टेट से भी आपको रेटिफाई कराना पड़ता है, तभी वो चीजें बदल सकती है। ये सबके समक्ष है। और अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे जो वो लेख लिखते हैं, उस लेख में एक लेख आपने देखा कि किस तरीके से वो आरक्षण के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उस लेख में है वो आप खुद उनका वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। तो ये वो पार्टी है जो जनता तो बीजेपी भी कह रही है कि आरक्षण के खिलाफ वो है कि नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ वो कैसा ओबीसी आरक्षण को लेकर ये कौन सा हिसाब किताब है, बीजेपी का ये भी सवाल है आप लोगों से, लेकिन उस पर भी खुलकर बात नहीं होती। तारिक खान साहब, या वाकई में हो सकता है जो 10 सालों में नहीं हुआ, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि 400 पार अगर बीजेपी एनडीए गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा? क्या ये संभव है? ये तार्किक बातें हैं? देखिए, कोई भी बात साबित तब होती है जब उसमें पीछे से कोई सबूत दिया। 127 बार संविधान को अमेंड किया जा चुका है, उसमें चेंजेस किए जा चुके हैं। ठीक है, अमेंडमेंट जिस तरीके से जरूरत होती रही है वैसे किया जा चुका है। कई बार कांग्रेस ने किया, इन्होंने भी 10-12 बार कर किया है। लेकिन जब इस तरीके की चेंजेस किए जाते हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा, जैसे उदाहरण देता हूं, आपने क्या किया, आपने चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई को हटाकर मंत्री को रख दिया। क्यों भाई, क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने संविधान को बदल दिया, मगर आपके इस निर्णय ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है, जिसमें क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ। तो क्या हुआ, जो आपने केंद्रित किया, आप वहां पर 3 लोग बचे। 3 लोग कौन बचे? एक कैबिनेट मंत्री अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री और जो विपक्ष का नेता है। मगर चुनाव तो होगा तो 2 लोग तो आप ही की तरफ है, तो निष्पक्ष कहां से हुआ? ये फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे की वजह मुझे बताएं, कोई समझाए। क्या सीजीआई बेईमान है? क्या सीजीआई पे भारत का यकीन है? कोई भी सीजीआई हो, मैं चंद्रचूड़ की बात नहीं करता, कोई भी आ जाए, कल एबीसी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, ये काम क्यों किया? क्यों किया? जब आप ये करते हैं तो नियत पे यह शक होता है कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से चुनाव फेयर होता है, हम ये नहीं कह रहे कि बेईमानी हो रही, जिसकी वजह से चुनाव फेयर होता है, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चुनाव ईमानदारी से हो जाए, वो ईमानदारी से सरकार बन जाए, उसके सबसे बड़े अधिकारी की नियुक्ति में आपने कहा कि सारा अधिकार सरकार के पास रहे। डेमोक्रेसी मजबूत हुई उससे? नहीं, नो, रॉन्ग। सिर्फ सीना चौड़ा कर ये कहना कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, शर्म की बात है। दुनिया के मीडिया ने भी इस बात को छापा, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से, सेंट्रलाइज करने से। लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं। वही बात, सेंट्रलाइज करने से। कई बार इस देश में देखा कि सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, पहले ये क्लियर कर दीजिए तारिक साहब। देखिए, सेंट्रलाइज मतलब क्या है कि नियुक्ति का अधिकार बीजेपी के पास चला गया क्योंकि 2 वोट बीजेपी के पास है। इसका मतलब क्या है कि आप ये चाहते अशोक पांडे जी, कि बीजेपी, अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। जिसको चाहे वो सीजीआई। उनका कहना है कि संविधान आप लोग बदल देंगे, 400 पार किए जा रहे हैं आप लोग। संविधान बदलने के लिए ये सब कवायद हो रही है। देखिए, कौन कह रहा है? जिस पार्टी ने इस मुल्क में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोटा, जयप्रकाश नारायण को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को जेल में भेज दिया। ये लोग 2.5 साल में बाहर निकले तो लोकतंत्र सेनानी का 20-20 हजार पेंशन भी लेने लगे सपा के लोग, और उसके बाद कांग्रेस के साथ भी खड़े हो गए। सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर चिट्ठी किसी ने किया तो फायदे के लिए कायदा कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है। शाहबानो नामक एक महिला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके हल जाने के लिए, उसको फायदा देने के लिए आदेश दिया था, उसको बदलवाने का काम
राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अभी ये लोग संविधान की रक्षा की बात जब करते हैं तो हंसी आती है, लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। जरा सोचिए, जो इस मुल्क में आपातकाल लगाया, दिल्ली में ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दफ्तर में एक राज्यसभा की महिला, नहीं वहां ना जाइए, आप वहीं रहिए। वो अशोक कहाँ पांडे है जी, संविधान आप की नहीं, रक्षा? आप वहीं रहिए। वो दीदी कहाँ है जो कह रही थी कि बेटी हूँ लड़ूंगी लड़े? बेटी मारी गई है इस मुल्क की राज्यसभा की सदस्य मुख्यमंत्री के कमरे में। चुप्पी क्यों है? अखिलेश जी चुप क्यों है? अपने पिता की तरह ये क्यों कह रहे हैं कि नौजवानों से गलती हो जाती? इस देश की जनता सब जानती है कि लोकतंत्र का गला किसने घोटा, आपातकाल किसने लगाया, इस मुल्क में संविधान की चिट्ठी किसने की, इस मुल्क की जनता जानती है। इसलिए हम कहते हैं इस बार 400 पार होगा, क्योंकि ये लोग तो सब सामान्य विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इनकी कार्यस्तानी को इस देश की जनता ने देखा है। प्रतिमा सिंह जी। जी देखिए, मुझे हंसी आती है कभी कभी जब भी मैं डिबेट पे बैठती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। अब देखिए, कांग्रेसियों को देख के जनता हंसती है। आप आज में बैठे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं पुरानी। सच ये है कि आज भी आप नहीं, उनका ये कहना, देखिए उनका ये सवाल है गरिमा जी, इनको देख के जनता, प्रतिमा जी उनका ये सवाल है कि आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, इमरजेंसी कांग्रेस इंदिरा गांधी लाई, शाहबानो को केस का जिक्र किया जाता है, पूजा का अधिकार का जिक्र किया जाता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार ये प्रावधान लाए गए, ये कानून लाए गए। संविधान तब खतरे में नहीं था, आज खतरे में है। उनका ये सवाल। देखिए इन्होंने जो बातें करी, मैंने सवाल इनके नोट किया। आप मुझे 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दीजिए, मैं इनके सवालों की जरा जवाब देती हूँ। बात ये करते हैं कि इमरजेंसी के वक्त मुलायम सिंह यादव जी, जयप्रकाश नारायण जी सबको जेल में डाल दिया, आकर इन्होंने हाथ थाम लिए। आप ये बताइए, कश्मीर में जिस महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आप थे, उसी के साथ सरकार बनाने की कौन सी मजबूरी आ गई आपके पास? आप महिला सशक्तिकरण का पाठ कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। आप प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। विधवा बहू को पहले इस तरीके की इंदिरा गांधी ने उसके 6 महीने के बेटे के साथ बाहर निकाल दिया। मेनका गांधी को ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी। 21 साल की विधवा बहू थी मेनका गांधी, उसके नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों हो रहे थे? गांधी था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे धकेल के बाहर निकाल दिया। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। सुनने की मैं उधर नहीं जाता हूँ। एक चीज ये बता दीजिए प्रतिमा सिंह जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। ये बता दीजिए कि मतलब क्या है डर? संविधान किस तरीके से बीजेपी बदलना चाहती है, यानी कि संविधान में क्या कुछ करना चाहती है? कौन सा नया संविधान लिखना चाहती है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल, आप इनसे बोलिए, बीच में मत बोलिएगा, सुनने की क्षमता रखिए। पता है आपके पास रिपोर्ट। ठीक है, अशोक जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। जिस तरीके से आज देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग आज से नहीं 2014 से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट ये क्लियर भी करते चलिए ताकि दर्शक कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज ना हो। तरीके से ईडी हो या सीबीआई हो, उसका डर दिखा करके लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, आपकी पार्टी, मैं नहीं जाना चाहता, आपके पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ क्या? आज तोता कहा जाता, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरीके से सीबीआई को तोता कहा जाता, देखिए जिस तरीके से आज देश में स्थिति नहीं, मुझे वो क्लियर, देखिए आप क्लियर चीजें बताइए कि आप कौन सा डर है। देखिए तारिक खान साहब भी हैं, जैसे तारिक खान साहब ने उदाहरण दिया, तारिक साहब ने सब कुछ एकदम क्लियर बताया। वैसे प्रतिमा सिंह जी आपसे भी जानना चाहते, देखिए दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर 10 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। लेकिन देखिए मेरे पास वक्त कम होता है, मैं संदर्भ सहित व्याख्या नहीं सुनना चाहता। आप एकदम कट टू कट रहिए, लाइन पे रहिए। देखिए इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से अपॉइंटमेंट में दुरुपयोग किया,
इन्होंने किया। ठीक आपने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। उसके भी जिस तरीके से उसमें भी अमेंडमेंट किए, कमिश्नर को जिस तरीके से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कमजोर करने का कार्य किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, यही वजह है। एक मिनट, ठीक, दो चीजें हैं। नारा दे रहे हैं तारिक खान साहब, मैं देखिए उस अहम बिंदु को जानना चाहता हूं। क्योंकि आप दलित विरोधी हैं, आप मुस्लिम एक मिनट छोड़ दीजिए, आप कहां चली जा रहे हैं फिर? प्रतिमा जी, वार पलटवार का क्यों ये सिलसिला कर रही है? ये कोई चुनावी भाषण नहीं चल रहा है, जरा आप लोग इस पर ना रहे तो बेहतर है। मैं वो जो एक अहम बिंदु है वहां जाना चाहता हूं कि आखिर क्या संविधान में, क्या पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया जाएगा? तारिक साहब कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। ठीक है, पूरा का पूरा संविधान बदल दिया जाएगा या अमेंडमेंट होते रहेंगे? वो तो होते रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्या संविधान बदल दिया जाएगा 400 पार होने पे? उनके हिसाब से सब कुछ चलेगा। प्रदेश में मई 2023 में एक भर्ती आई ग्राम विकास अधिकारी की, 1468 पद थे और 27% ओबीसी का लगभग 300 के पार हो गया। ओबीसी के पद आरक्षित थे 139। आप इसको क्रॉस चेक करें, ये क्या है? क्यों 350 पद ओबीसी के नहीं आरक्षित किए गए? अब मेरी भी एक भर्ती आप बता दीजिए, सर्च करिएगा खूब कि समाजवादी सरकार ने कब ओबीसी को 27 की जगह 12 कर दिया, 10 कर दिया, 3 कर दिया। ये क्या है? ये क्यों किया गया? क्या आप सीरियस नहीं है मंडल कमीशन को की सिफारिशों को लेकर? यही होता है, यही दिक्कत। मैं इन्हीं सब दिक्कतों का जिक्र कर रहा हूं। एक कातिल था, वो लिस्ट लेके गया 50 कातिलों की कि ये लोग पहले खून कर चुके हैं, तो क्या उसका खून माफ कर दिया जाएगा उस बिना पर? ये बीजेपी कांग्रेस की जो उस टाइम की चीजें थी वो गलत लेके नहीं, सरकारी गवाह बनने पर सुना है कि सजा कम हो जाती है। साहब अखिलेश जी तो क्रिमिनल हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इमरजेंसी के टाइम की जो भी दिक्कतें थी उसको अभी आप अगर कुछ करेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस वक्त में सभी नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, जेपी या चाहे नीतीश कुमार, सबने इमरजेंसी का विरोध किया था और सब जेल गए, सब के सब जेल गए थे। परिस्थितियां अलग होती। आज हम कह रहे हैं कि परिस्थितियां अलग हैं, तब ये सब साथ में थे। जनता पार्टी बना ली, विलय कर लिया जनता पार्टी में सबने, सब एक साथ आ गए, तो उस वक्त गलत हुआ था। कौन कह रहा है इमरजेंसी सही? गलत। हाँ, आज और ठीक है, मैं समझ गया तारिक खान साहब जो आप कहना चाह रहे हैं। उस वक्त गलत हुआ तब एक साथ थे, आज गलत हो रहा है तब एक साथ है। अशोक पांडे जी, चीजें समझ में आई? 10 सालों से इस देश ठीक है, में प्रतिमा अघोषित सिंह जी, आपातकाल है। प्रतिमा सिंह इस जी, देश में अघोषित आपातकाल है आज 10 सालों से। ठीक। आपकी प्रेस की फ्रीडम से लेकर के आज किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आकर हमसे कह रहे हैं कि डिबेट इस पर कीजिए। नरेंद्र मोदी नहीं, आप इस प्रतिमा सिंह जी इस पर ना जाइए कि प्रेस की आजादी की बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। जब बात कर रही है प्रतिमा सिंह जी, नहीं, मैंने यही आरोप लगाते हैं। मैंने आजादी बीजेपी के कार्यकर्ता आके कह रहे हैं कि प्रतिमा सिंह जी को ही बुलाइए। फ्रीडम इंडेक्स अलग होता है। कहाँ चीजें कही जा रही? ठीक है, अशोक पांडे जी, मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिए। मैं अशोक पांडे जी की बात कर रही हूँ। देखिए, आपको बता दें कि इन लोगों की इसी खालिस्तानी में आज इस मुल्क को अच्छा विपक्ष नहीं मिल पा रहा है। इस बार भी इनके बहुत अच्छा देखिए विपक्ष अशोक पांडे जी, दो 2-3 चीजें जिस तरीके से सीजीआई का उदाहरण दिया तारिक खान साहब ने। हाँ, सीबीआई, ठीक नहीं, सीजीआई को हटाया गया जी। सीबीआई इलेक्शन कमीशन के जमाने में कहा तोता कही जाती, कांग्रेस के जमाने में सीबीआई को तोता कहा जाता था कांग्रेस का। सारे संसाधनों का दुरुपयोग इन्होंने किया। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री कहता है कि इस मुल्क के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये क्या अच्छी बात है? मुस्लिम तुष्टीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सारा हक, पहला हक अशोक पांडे जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इस मुल्क में लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस रही है। आज भी जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनते ही मंदिरों पर टैक्स लगाने का काम किया है, इस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक बात नहीं है। 100 वकील इसने खड़ा किया था।
लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, समझ चुकी है, क्लियर नहीं हो पाया। एक चीज प्रतिमा सिंह जी, 1 मिनट, अशोक पांडे जी, अभी तक डिबेट में ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो जो किताब दिखाते हैं राहुल गांधी, मतलब संविधान में क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या बदल दिया जाएगा, वो आप लोग क्लियर क्यों नहीं? मैसेज एक जो मास को जाना चाहिए, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। क्या क्या किया जाएगा? इस मुल्क की जनता क्या जैसे कैरेक्टर है उसको क्या आप क्लियर कीजिए ना प्रतिमा जी। वही क्लियर कर रही हूँ आपको। इस देश का जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो राहुल दिग्भ्रमित नेता है, इस देश के दिग्भ्रमित नेता है राहुल गांधी। दिया जाएगा जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चलती आ रही है, राहुल गांधी दिग्भ्रमित नेता है इस देश में। कल तो उनकी दशा सोने के असनानी वाली है। कई कदम आगे चलते हैं उतने लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। खामोश बैठी रहेगी, ये होगा। ऐसा है क्या? ये होगा नरेंद्र मोदी। अशोक पांडे जी, आप देखिएगा, बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए ये लोग अब इनके पास पेशाब कर दिया जाता है, इनके पास कोई बोलने का रह नहीं गया है। हमारे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, 10 सालों में हमने काम अच्छा किया है, तो जनता को डराने का काम करती है लोग। राहुल गांधी दिग्भ्रमित नेता है। राहुल गांधी जय कदम आगे चलते हैं उतने कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं। उनकी दशा एक चीज है, मैं नहीं जाना चाहता प्रतिमा जी, एक चीज आपका संकल्प पत्र में पढ़ रहा था। उस संकल्प पत्र में एक लाइन है, जरा ये भी समझा दीजिए जाते जाते कि भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिल्कुल हर संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। बहुसंख्यकवाद मतलब ये क्लियर कर दीजिए ना, ये बताना क्या चाह रही थी? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूंगी। देखिए, जो देश की कट्टरता होती है ना, किसी भी देश के लिए घातक होती है, ये याद रखिएगा। चाहे वो अल्पसंख्यक की कट्टरता हो, चाहे वो माइनॉरिटीज की कट्टरता हो। अगर आपको देश को विकास के रास्ते अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज तो एक ही है। आपको नहीं एग्जैक्टली अब मैंने कहा बहुसंख्यक, चाहे वो बहुसंख्यक की हो चाहे वो अल्पसंख्यक की हो, दोनों की ही नहीं। ये आप लोगों ने अपील की है अल्पसंख्यकों के लिए, सही नहीं है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे। आपको कम करना है तो सबको ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक साहब, कम वक्त मिला आपको क्योंकि आपकी सहयोगी प्रतिभा जी ज्यादा वक्त ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार का नारा एनडीए की तरफ से पीएम मोदी दे रहे हैं, बीजेपी 370, बाकी मिलाकर एनडीए 400 पार। दूसरी ओर राहुल गांधी जब भी किसी सभा में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, किताब लहराकर कह रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि आखिर संविधान किस तरीके से खत्म किया जाएगा। क्या अमेंडमेंट होते रहेंगे? आखिर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार क्या चाह रही है अगर वो तीसरी बार आती है? जरा ये भी क्लियर कर दे, ये मैसेज जाना चाहिए मास में, लोगों के बीच में। 2 टूक मिनट।